तो बेटा डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ लिया है और हमने ये भी पढ़ लिया था सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे चलता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो चलता है डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। तो डीएनए से डीएनए बनने को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन, और डीएनए से आरएनए बनने को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से जो आरएनए बन चुका है उस आरएनए से जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, आरएनए की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जिसको यूज करके प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, दैट प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो आज हमारा जो टर्न है वो है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हमें पढ़ना है। तो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम बोल चुके हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। डीएनए की दी हुई जेनेटिक इंफॉर्मेशन से आरएनए का बनना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो सबसे पहली बात तो यही ना कि डीएनए होना चाहिए, तो डीएनए होना चाहिए तो हम उसके लिए देख ले रहे हैं कि डीएनए में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पर अब वैसा क्वाइड डीएनए नहीं बना रहे हैं, हम इस तरह का ये सीधा सीधा डीएनए जो कि खुला हुआ है, अनविंडेड डीएनए जो खुला हुआ है उसको ही ले रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें जब आप डायग्राम देखोगे एनसीईआरटी में तो सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है दैट इज कॉल्ड प्रमोटर। ये बेटा क्या है, ये है प्रमोटर। ठीक, हाँ आप ये भी कहोगे कि सर आपने ये नहीं लिखे कि कौन सा किस डायरेक्शन का है। तो पहला मैं ले रहा हूं यहाँ पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम और दूसरा स्टैंड ले रहा हूं यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अच्छा चलो एक बात ऐसे ही आपसे पूछता हूं, आपको पता ही होगी कि जो आरएनए होता है वो आरएनए कैसा स्टैंडर्ड होता है। आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड, डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है जो कि है प्रोमोटर, ठीक है। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं जो नेक्स्ट आगे का सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन। बुक में ऐसे ही दिया है और कभी कभी सीधे सीधे लेबलिंग के लिए भी पूछ लिया जाता है स्ट्रक्चरल जीन, ठीक। और लास्ट में देखो जगह थोड़ी सी कम है तो इतना थोड़ा इसे ले रहा हूं। यहां पर जो पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटर पॉइंट या टर्मिनेशन कलर जो पॉइंट है टर्मिनेटर, ठीक भैया। तो इतना चीज हो गई स्ट्रक्चर जीन, यहां पर हो गया प्रमोटर। अब यहां पर एक हमें आपसे बात ऐसी डिस्कस करनी है कि वो कौन सा स्ट्रैंड होगा इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूज होगा। तो आपको दो दिख रहे हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम और दूसरा दिख रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो आप हमारी एक पुरानी बात को याद करिए कि हमने जब डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ाया था इस चीज को, तो मैंने बोला था ना कि जो भी नया स्ट्रैंड बनना है, चाहे वो डीएनए का स्ट्रैंड बने चाहे वो आरएनए का स्ट्रैंड बने, वो कहां बनेगा, हमेशा बनता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो इसलिए सेलेक्टेड कौन सा होगा, ये स्ट्रैंड ये सिलेक्ट होगा कि भाई दो दावेदार खड़े हैं ना, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो बोलेगा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा क्योंकि मैं देश को बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलाऊंगा जो कि यूनिवर्सल रूल है 5 प्राइम टू 3 प्राइम में। तो इसलिए ये सिलेक्ट हो जाता है और इसको ही बोलते हैं हम टेम्पलेट स्ट्रैंड, दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक। तो दूसरा कह रहा है हमारा कोई नाम नहीं रखोगे, कह रहे ठीक तुम्हारा नाम भी रखेंगे, तुमको ऐसे तसल्ली दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं। तो इसका नाम रख देते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। यार अगर नाम से देखो ना तो इस कोडिंग स्ट्रैंड को कुछ कोड करना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी खुद ही जो ऑथर है वो बोलता है हाउ स्ट्रेंज द स्ट्रैंड व्हिच कोड्स फॉर नथिंग हैज नेम कोडिंग स्ट्रैंड। तो यहां पर इसका ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला है ये कहलाता है कोडिंग स्ट्रैंड, और जो ये वाला है दिस इज रिफर्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब बेटा एक यहां पर बात भी आती है, जैसे आपने नहीं अगर पढ़ा है तो एक बात ये दिमाग में आती है कि आखिर जब ये बना सकता है आरएनए तो ये भी तो डीएनए का स्ट्रैंड है, ये उल्टा करके बना ले। जैसे वहां पर डीएनए के 2 स्ट्रैंड थे ना, जो पेरेंटल 2 स्ट्रैंड थे, तो जो नया डीएनए बन रहा था तो एक कैसा बन रहा था भाई, सेमी कंजर्वेटिव बन रहा था और दोनों स्ट्रैंड से ही डीएनए के मॉलिक्यूल्स बन रहे थे। तो तुम ये भी कहोगे सर ये भी ऐसे उल्टा करके बना ले कि भाई जब यहां से इस तरह से बन रहा है तो यहां से उल्टा बना ले। ठीक, मैं इस चीज को यहां पर क्लियर कर देता हूं। देखो इससे बनी एक प्रोटीन ये यहां पर, ठीक, और दूसरा इससे भी बन गई भाई आरएनए बना, और आरएनए से आरएनए का काम है अल्टीमेट बनना क्या है, अल्टीमेट प्रोटीन ही बनाना है।
तो यहां से एक प्रोटीन बन गई और यहां से दो प्रोटीन बन गई। तो ये जेनेटिक्स में या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि एक ही डीएनए स्ट्रैंड से दो अलग अलग प्रोटीन बने। दैट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल फिनोमिना नहीं है। तो इसलिए इस बात को यहां पर रिजेक्ट कर देता है कि एक ही स्ट्रैंड से दो प्रोटीन बनना पॉसिबल नहीं है, जो कि बिल्कुल व्यर्थ की और फालतू चीज बनेगी। तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब दूसरी बात ये आती है कि चलो मान लो भाई अगर बना भी दिया, एक ये बन गया, ठीक, और एक स्टैंड ये बन गया, छोटे छोटा बना रहे हैं, देखो समझ में तो आएगा वो। एक स्टैंड ये बन गया, एक स्टैंड ये बन गया, ठीक है। इसको यार कलर कर रहे हैं तो कलर ही कर ले। अब ये जो दोनों स्टैंड होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होंगे। कंप्लीमेंट्री को थोड़ा सा बता देते हैं। कंप्लीमेंट्री का होता है मतलब पूरक, एक दूसरे का पूरक। कैसे? पापा का पूरक क्या है? पापा के पूरक मम्मी है, चाचा के चाची, मामा की मामी, और थोड़ा तुम्हारी भैंसी की बात कर ले, बॉयफ्रेंड का पूरक कौन है? बॉयफ्रेंड का पूरक है बॉयफ्रेंड ही है? नहीं, बॉयफ्रेंड का पूरक होता है गर्लफ्रेंड। तो कंप्लीमेंट्री को तुम अच्छी तरह से समझ गए होगे कि एक दूसरे के अपोजिट और लगभग वैसे ही काम करे, ठीक भैया। तो जब ये कंप्लीमेंट्री बनेंगे तो यहां पर तुम जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तब उसमें एक आती है डाइसर प्रोटीन। जैसे ही ये कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड दोनों बन जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे से बाइंड करेंगे और यहां पर बन जाएगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब बेटा जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा तो बायोटेक्नोलॉजी काफी डिटेल में समझाया गया है कि ये डाइसर इसको क्या करेगी, इसको चॉप कर देगी या इसको खत्म कर देती है। जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा तो इस वजह से ये भी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है कि डबल स्ट्रैंडेड कहता है कि हमें बनाने नहीं, जब खत्म हो जाएगा तो ये मर ही जाएगा, तो इसको बना के हम करें क्या भाई? ऐसी सब्जी क्या बोली कि जिससे कुछ हमें खाने को ना मिले, नष्ट हो जाए। तो इसलिए नेचर इस चीज को क्या करता है, जो सिलेक्शन है, इवोल्यूशन जब पढ़ोगे तो इवोल्यूशन क्या करता है, जो फालतू चीजें होती है उनको हटाता जाता है, जो काम की चीजें होती है उनको रखता जाता है। ये नेचर का अपना एक रूल है। अब बेटा हम इसकी बात करने जा रहे हैं जो प्रोसेस है। प्रोसेस इतनी चीज समझ गए ना तुम कि कौन सा टेम्पलेट स्टैंड है, कौन सा कोडिंग स्टैंड है, ठीक, प्रमोटर क्या चीज है। उसके बाद अब यहां पर हमें चीजें देखनी कि कौन सी चीज का कहां यूज है। तो अब हम एक स्टैंड फिर से बना लेते हैं, ठीक, थोड़ा लंबा सा स्टैंड ले लेते हैं। अब यहां पर प्रमोटर है, ठीक है। अब बुक में तो ये चीज दी नहीं है कि आखिर ये प्रमोटर है क्या। ये बेटा प्रमोटर जो है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, डीएनए स्ट्रैंड पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा। जैसे कि पहला पुरानी बुक्स में दिया भी था और आपको आना भी चाहिए, इसको बोलते हैं टाटा बॉक्स, या दूसरा भी एक आता है TTGACA। तो बोलता है कि इनमें से कोई दो सीक्वेंस, अगर कोई भी ऐसा सीक्वेंस आपको दिख रहा है तो प्रमोटर रीजन वो कहलाएगा। और इस प्रमोटर रीजन पर सबसे पहले बाइंड कौन करता है, तो सिग्मा सब यूनिट होती है, इसको लिख देते हैं सिग्मा। और हम प्रोसेस का भी अब नाम लिख रहे हैं, मैंने यहां से शुरू नहीं किया कि इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। तो सिग्मा का काम क्या है, यहां पर सिग्मा का काम होता है इनिशिएशन, ठीक बेटा, इनिशिएशन करेगा, जो कि इस ट्रांसक्रिप्शन का पहला स्टेप है। इनिशिएशन कौन करता है, सिग्मा से शुरू करो, एस से सिग्मा है ना, और एस से तुम स्टार्ट भी कह सकते हो, शुरू भी कह सकते हो। सिग्मा से शुरू करो। अब जब सिग्मा यहां पर अटैच हो जाता है, तो आरएनए पॉलीमरेज जो कि एक काफी बड़ा सा एंजाइम होता है, थोड़ा सा मैंने बाहर बना दिया, वो आकर यहां पर अटैच हो जाता है, ठीक।
जब ये अटैच हो जाता है, जब ये अटैच हो जाता है तो इस पॉइंट को याद रखना, क्वेश्चन एक बार पूछा गया, थोड़ा हायर एग्जाम से पूछा गया है कि जब आरएनए पॉलीमरेज आ जाता है, यह बोलता है कि सिग्मा का कहां तक रोल है, तो सिग्मा केवल इनिशिएशन में ही रहता है, और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आ जाता है तो सिग्मा यहां से कट लेता है, निकल लेता है यहां से, सिग्मा यहां से बाहर चला जाता है जैसे ही इनिशिएशन खत्म होता है। अब मैं थोड़ा सा उधर बनाऊंगा और वैसे बनाऊंगा जैसे बुक में दे रखा है, ठीक भैया, ये अब यहां भी देख लें कौन सा 3 प्राइम 5 प्राइम वाला है, ठीक है, ये वाला हमारा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये जो है दैट इज कॉल्ड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन समझ लो। तो अब हमने बात की थी कि यहां पर इनिशिएशन हो गया, सिग्मा फैक्टर यहां पर इन्वॉल्व हो चुका है। जब सिग्मा फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा तो जो आरएनए पॉलीमरेज बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल है वो यहां पर आ जाएगा, ठीक बेटा। ये आरएनए पॉलीमरेज को पूरा मैं ऐसे बना दे रहा हूं, रंग दे रहा हूं, ठीक। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज का भी वही काम है जैसा डीएनए पॉलीमरेज का काम था, ये इधर की तरफ बढ़ेगा। जब ये इधर की तरफ बढ़ेगा तो इसको थोड़ा सा मैं वहीं पर मॉडिफाई कर दूं ना, मिटा तो सकते हैं, लोग तो पेन से लिखते हो नहीं मिटा पाओगे। ये क्या करता है, इसको ऐसे बड़ा कर देता है, इस स्टैंड को खोल देता है, तो इसको कहता है कि एक ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म हो जाता है यहाँ पे। ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन बबल, ट्रांसक्रिप्शन बबल, गुब्बारे जैसा ही फूल जाता है, ट्रांसक्रिप्शन बबल का यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है, इस तरफ जब बढ़ेगा तो बेटा ये वाला जो हमने ले रखा है ना 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला, इससे क्या होगा, इसके सामने ही मान लो काफी बड़ा सा है यार ये आरएनए पॉलीमरेज, या मैं यहां से निकाल दे रहा हूं, चलो ये ऐसे करके चल रहा है, तुम इसको ऐसे समझो जो सुई धागा होता है ना, मशीन होती है सुई वाली, तो जब वो चलती रहती है धागा उसमें जाता रहता है और बाहर की तरफ सिलाई होती चली जाती है। तो वैसे ही जैसे जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज यहां पर मूव करेगा तो नया आरएनए का स्टैंड जिसकी डायरेक्शन होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये यहां पर बनना शुरू हो जाएगा। और शुरुआत में जिस स्टेप को हम बोलते हैं इलोंगेशन, उसमें ये करीब 25 से 25 टू 30 बेस पेयर का होता है इस ट्रांसक्रिप्शन बबल में, उस समय इतना ही बनता है। और फिर फर्दर ये बढ़ता जाता है, ये क्या होता जाता है, ये खुलता जाता है स्टैंड, और हमारा जो आरएनए पॉलीमर है वो क्या होता जाता है, वो यहां से बनता चला जाता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। सिग्मा से शुरू करो, फिर क्या हुआ, इलोंगेशन हुआ, इलोंगेशन के बाद आती है बात नंबर 3 टर्मिनेशन की। नंबर 3 इज टर्मिनेशन। बहुत टफ नहीं है, सिंपल है, आप समझ लोगे ना तो आपको हमेशा याद रहेगा। नंबर 3 टर्मिनेशन। तो देखो भैया होता क्या है कि ये इसी को यहीं पे मॉडिफाई करते रहे, ये साहब बढ़ते चले जा रहे हैं, यहाँ पर ये बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते बढ़ते यहाँ से होते होते ये बेटा ऐसे करते ये खुलता जा रहा है। ठीक है, इसको वैसे ही बना दूं उस कलर से, ये ऐसे करके खुलता जा रहा है। ठीक है, और नया स्ट्रैंड यहाँ से बनता चला जा रहा है, बनता जा रहा है। ठीक, और ये जो आरएनए पॉलीमरेज तुम्हारा एंजाइम है ये पहुंच गया यहाँ पर। ठीक, अब होना क्या है यहाँ पर, देखो जो प्रोसेस शुरू हुआ है, जो प्रोसेस शुरू हुआ है कैंसर नहीं है, जो प्रोसेस शुरू हुआ है उस प्रोसेस को खत्म भी होना है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, उल्टा हेयर पिन लूप टाइप का स्ट्रक्चर आ जाता है, हेयर पिन लूप टाइप का स्ट्रक्चर आ जाता है, ऐसे करके रहता है। लड़के भले ना जानते, लड़कियां जानती है अच्छी तरह से, बुक में शायद दिया भी नहीं है, तो नहीं दिया तो कोई बात नहीं, इतनी बात तो जान ही लो, थोड़ा बहुत 1-2% तो मैं करने एक्स्ट्रा कि यहाँ पर ये रो फैक्टर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड रो फैक्टर, रो फैक्टर। ठीक है, रो का इस तरह से सिंबल भी है यूं करके पी टाइप का, तो रो फैक्टर यहां पर सामने आ जाता है। और रो फैक्टर के आने की वजह से क्या होता है कि ये कैसा है, उल्टे हेयर पिन लूप टाइप का स्ट्रक्चर है, तो यहां से आरएनए पॉलीमरेज फर्दर मूव नहीं कर पाता है और यहीं से ये डिटैच हो जाता है, डिटैच हो जाता है। और इस तरह से
ये टर्मिनेशन का प्रोसेस यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। तो हमने पहली बात जानी थी कि सिग्मा से शुरू करो, तो हम इसको कंप्लीट कर ले रहे हैं। सिग्मा से शुरू करो और रो से रोको, सिग्मा से शुरू करो, रो से रोको। इलॉन्गेशन में क्या होना है, केवल ट्रांसक्रिप्शन बबल का फॉर्मेशन होना है और 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो हमारा आरएनए स्ट्रैंड है वो बनता चला जाएगा। ठीक, तो इतनी बात हो गई हमारी ट्रांसक्रिप्शन की, कि यहाँ पर हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस था, छोटा सा प्रोसेस था जो कि हो गया है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि यार ये जो डीएनए का ये मैंने डीएनए बना दिया, बोलता है कि ये जो डीएनए है क्या इनमें सभी जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी सीक्वेंसेस हैं, सभी क्या काम के हैं? बोलते नहीं, काफी रिसर्च की गई और पता चला कि सारे सीक्वेंस काम के नहीं है। तो बोले काम वाले कौन से हैं? बोले काम वाले होते एक्सॉन, जिनको कि हम ई से रिप्रेजेंट करना है, यहां से लिख भी देता हूं। चलो ई को बोलते हैं कि ये हैं एक्सॉन्स। ठीक, तो बोले बेकार वाले कौन से हैं? तो हमने बेकार वाले भैया ये हैं, यहां पर बेकार वाले इंट्रॉन्स हैं। ठीक, पहले बना दे रहा हूं फिर देख लेंगे। ठीक है, देखो भैया, फिर ये भी जो है ये भी एक्सॉन है, ये भी एक्सॉन है, फिर ये क्या है इंट्रॉन, फिर एक्सॉन। तो एक स्टूडेंट बोला कि क्या सर ये जो है मान लो ये फालतू है, अगर इंट्रॉन वाला अगर किसी चीज को कोड नहीं करता, कोई प्रोटीन नहीं बनाता, फालतू में यहाँ पे जगह घेरे हुए है, तो इनको निकालो बाहर। तो हमने हाँ यही करना ही है, नेचर यही करता है कि देखो थोड़ी सी बात को समझ लो कि ये कोई यूकैरियोटिक सेल है। ठीक, यूकैरियोटिक सेल है तो इसका मतलब न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन कहां पर होगा? डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में ही होगा। लेकिन अब इस आरएनए को, आरएनए तो बन गया यहां पर, तो आरएनए डीएनए कह रहा है कि पापा हम नहीं जाएंगे बाहर। बोले काहे नहीं जाओगे? बोले हमको बाहर एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम में सब खा जाएंगे। अरे बोले खाए आएंगे नहीं, बोले तुमको बहुत बड़ा काम करना है। बोले क्या बड़ा काम करना है? बोले तुमको प्रोटीन बनाना है। बोले अच्छा, तो बोले पापा आप तो बात हो रही थी कि ये फालतू वाले हैं। अरे बोले तो इनको निकाल देंगे ना, ये फालतू वाले हैं। तो इन फालतू वालों को यहां से हम हटा देते हैं, ये दोनों इंट्रॉन हमने यहां पर हटा दिए और हमारे पास जो नया सीक्वेंस होगा उसमें ये छोटा भी हो जाएगा और क्या होंगे? केवल एक्सॉन, जो कि 3 एक्सॉन यहां पर थे, 4 हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 एक्सॉन ही रह जाएंगे जो कि प्रोटीन्स के लिए कोड करेंगे। अब बात ये आती है कि इन एक्सॉन्स के बीच में से हमें इंट्रॉन्स को कैसे निकालना है। तो बेटा इंट्रॉन्स को निकालने की जो मैकेनिज्म है, ये मैंने यहां तो सीधे सीधे लिख दिया, निकाल दिया यहां पर। जो इनको निकालने की सीधी सीधी मैकेनिज्म है दैट इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। ठीक, 6 तरह की प्रोटीन होती है, बड़ा लंबा प्रोसेस है, U1 U2 U4 U6 करके, तो उतना आपके कोर्स में नहीं है, जिनको बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम, प्रोटीन्स को बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम। तो अब यहां से ये डीएनए तो था ही, आरएनए बना, ये बाहर आ रहा है। ठीक, तो जब ये बाहर आ रहा होगा तो आप ये जानते हैं कि ये वाला क्या है 5 प्राइम और ये वाला है 3 प्राइम। तो डीएनए ने इसको तसल्ली दी कि आरएनए बेटा तुम जाओ बाहर साइटोप्लाज्म में, एक्सोन्यूक्लियस तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। बोले पापा कैसे? बोले बेटा सबसे पहले तो ये करेगा, क्या करेगा भैया? सबसे पहले 7 मिथाइल गुआनोसिन को ये ऐड कर देगा। देखो बहुत डिटेल में नहीं जाना है, 7 मिथाइल गुआनोसिन फास्फेट, ये यहां पर पॉइंट है, इसको बोलते हैं 5 प्राइम पॉइंट। यहां पर क्या है? यहां पर है 3 प्राइम पॉइंट। अब जो पहला यहां पर स्टेप होगा स्प्लाइसिंग में, पहला स्टेप जो होगा वो होगा कैपिंग। कहते हैं ना धूप में जाओ तो टोपी वगैरह लगा लो। अब ये नहीं कार में बैठो तो कार में टोपी लगा लो, धूप में जाओ तो टोपी लगा लो। तो पहला क्या हुआ? पहला मिथाइल गुआनोसिन फॉस्फेट का यहां पर एक कैप जैसा लग जाता है, जिसकी वजह से ये इसको डिस्टर्ब नहीं होने देता, एक्सोन्यूक्लियस इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाते। अब इस कैपिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप यहां पर क्या है? स्प्लाइसिंग।
यहाँ पे कुछ लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं कि स्प्लाइसिंग पहले हो जाती है और कैपिंग होती है बाद में। तो बेटा जब तुम बुक की थ्योरी पढ़ोगे, तो थ्योरी पढ़ के तुम्हें यही लगेगा कि पहले स्प्लाइसिंग हो गई, फिर कैपिंग हो रही है, फिर उसके बाद पॉली ए टेल लग जाती है, पॉली एडिनाइलेशन हो जाता है। लेकिन तुम इसको गूगल से भी कंफर्म कर सकते हो, और बुक में तुम डायग्राम को देखो, बुक में जब तुम डायग्राम को देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा सीधे सीधे पहले दे रखा है कैपिंग, फिर दे रखा है स्प्लाइसिंग, और लास्ट में जब ये कंप्लीट बाहर आ जाता है, स्प्लाइसिंग होगी तो छोटा हो ही जाएगा, कैपिंग हो ही रखी है, देखो ये कैपिंग हो रखी है, और लास्ट में क्या हो जाता है पॉली ए टेल, पॉली ए टेल यहां पर लग जाती है, तो स्प्लाइसिंग हो गई। और यहीं पे ही मान लो यार स्प्लाइसिंग प्लस पॉली एडिनाइलेशन, ठीक, कैपिंग हो गई, स्प्लाइसिंग हो गई और पॉली एडिनाइलेशन हो गया। तो ये हमारा जो फाइनल आरएनए हमको मिला है, ये यहां पर हमको मिल गया है। अब तुम्हारे मन में एक बात जरूर आनी चाहिए, अगर तुम ध्यान से पढ़ रहे हो और तुमने नहीं पढ़ा है पहले, कि सर आरएनए तो हमने सुना है 3 तरह के होते हैं, तो हमने भैया तुमने 3 ही तरह सुने में तो बहुत तरह के सुन रखे हैं, तो आरएनए 3 तरह के होते हैं, तो बन कौन सा रहा है, तो हमने आरएनए पॉलीमरेज भी 3 तरह के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज भी 3 तरह के होते हैं। तो इन तीनों आरएनए पॉलीमरेज के हम नाम लिख दे रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3, ठीक। तो अब इन तीनों आरएनए पॉलीमरेज का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, जो जहां जुड़ेगा वो अपने को ही तो प्रमोट करेगा यार। मैं कहीं जाऊंगा तो मैं अपने लोगों को ज्यादा प्रमोट करूंगा, उनको मैं भैया बड़ा स्वार्थी हूं इस मामले में। तो पहला जो फर्स्ट है आर, दूसरे से बनेगा एम और तीसरे से बनेगा टी या एस बोल देते हैं इसको। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 से आर आरएनए, बड़ा वैसा लिखा हुआ है आर आरएनए, एम आरएनए सेकंड वाले से और टी थर्ड वाले से बन जाएगा। तो एक बेटा थोड़ा ध्यान रखो, पुराने जमाने में घड़ियां आती थी, अब भी आती हैं, तो बहुत कम दिखती हैं मुझको, HMT की घड़ी आती थी, HMT एक कंपनी थी, उसकी घड़ियां आती थी, अब भी आती हैं, आपको दिख जाएंगी कहीं कहीं। तो HMT में H को क्या रिप्लेस कर लो, इसको RMT कर लो, RMT कर लो। तो फर्स्ट वाला RRNA, सेकंड वाला mRNA और थर्ड वाला tRNA, ठीक। अब यहां पर एक चीज और आती है कि आरएनए पॉलीमरेज से कौन कौन से और भी बनते हैं, तो इसको याद रखो, सीधे सीधे 28, 18 और 5.8 sRRNA, ठीक, आरएनए। सेकंड वाले से बनता है mRNA। डेटा है, याद करना है, नहीं याद हो रहा हो एक कागज में लिख के चिपका दो, फिर ध्यान करने की कोशिश करो कि कौन सा किससे बन रहा है। फिर बेटा बात आती है कि जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले से आरआरएनए तो बन ही रहा है, थर्ड वाले से और क्या बन रहा है 5s आरआरएनए और SNRNA, 5s आरआरएनए, 5s आरएनए और बन जाता है इससे, क्या बन रहा था यार 5s आरआरएनए और SNRNA। तो SNRNA होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो इस तरह से बेटा हमने चीजें पढ़ ली कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या था और ट्रांसक्रिप्शन में कौन कौन से एंजाइम यूज हो रहे थे, किस तरह से चीजें हो रही थी। तो थोड़ी एक दो बात ये याद रखो कि मान लो कि जैसे इनिशिएशन जब हो रहा था तो आरएनए पॉलीमरेज को तो ये मत छोड़ो कि बड़ा छोटा सा एंजाइम है, बड़ा एंजाइम होता है, कई यूनिट होती है, सब यूनिट होती है, कई 5 सब यूनिट होती हैं। और दूसरी बात ये है कि जो क्वेश्चंस डीएनए रेप्लिकेशन में सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन है इसमें क्वेश्चंस थोड़े से उलझाऊ हैं, तो टेक्निकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और आपको ये भी पता है कि आरएनए के स्ट्रक्चर में हमने क्या की चीजें पढ़ रखी हैं, एडेनिन तो होता ही है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है और उसके बाद थाइमिन की जगह क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। अब यहीं पे मैं एक चीज तुमको याद करा दे रहा हूं, मैंने देखा बहुत से लोगों को आता है, लेकिन मैंने ये भी देखा बहुत से बच्चों को नहीं आता है, तो उसको आज ही याद कर लो कि ये जो प्यूरिन होती हैं ये कौन सी होती हैं और पिरीमिडीन कौन सी होती है। पिरीमिडीन मैं बहुत बार देख चुका हूं, बहुत साल से पढ़ा रहा हूं। पहले मैं सोचता था कि ये बड़ा सिंपल है, बच्चों को याद रहता होगा,
तो तुम एक गाना याद कर लो, ये गाना याद कर लो, अभी पिक्चर आई थी ना उसकी, अनुष्का शर्मा की, उसमें गाना था क्यूटी पाई, क्यूटी पाई, CUT, क्यूटी पाई, क्यूटी पाई। सी से हो गया साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिडिन। ये क्या है? ये है पिरिमिडिन। और डीएनए में होता है थायमीन, लेकिन जब आरएनए बन जाता है तो आरएनए जब बन जाता है तो थायमीन को रिप्लेस करके यूरेसिल वहां पर आ जाता है। ये क्यों ऐसा है? इनकी डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म क्या है, ये फिर हम लोग किसी दिन डिस्कस कर लेंगे, आपके कोर्स में नहीं है डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जो है। तो बेटा इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हो रहा है। फर्दर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन को। ठीक है बेटा।